अब अपने बात करेंगे हार्मफुल एक्टिविटीज की। तो जिस तरह से यूजफुल एक्टिविटीज थी फंजाई की, उसी तरह से फंजाई की हार्मफुल एक्टिविटीज भी होती हैं, जिसमें प्लांट्स को या एनिमल्स को कई तरह के लॉसेस देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से लॉसेस हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट डिजीजेस की। तो बहुत सारी प्लांट डिजीज हैं जो फंजाई के द्वारा कॉज की जाती हैं। कौन कौन सी प्लांट डिजीज हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पे। सबसे ज्यादा जो प्लांट डिजीजेस हैं वो फंजाई के द्वारा कॉज की जाती हैं। उसके बाद फिर बैक्टीरियल डिजीज का नंबर आता है, और कुछ डिजीज ऐसी हैं जो वायरस के द्वारा या माइकोप्लाज्मा के द्वारा भी कॉज की जाती हैं, लेकिन उनका नंबर बहुत कम रहता है। तो सबसे ज्यादा जो लॉस है क्रॉप प्लांट्स को, वो फंजाई के द्वारा होता है। अब होता क्या है, कोई भी डिजीज मान लीजिए क्रॉप में फैल गई, तो उससे क्या होगा, एक तो जो प्रोडक्ट होगा या जो जैसे ग्रेन्स हैं सीरियल्स के केस में, या जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी। और इसके अलावा जो प्रोडक्शन है, जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन होना है, वो भी कम हो जाता है। तो इसलिए इकोनॉमिकली लॉस होता है फार्मर को। तो कुछ प्लांट डिजीज के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक तरफ हम लोग प्लांट डिजीज का नाम लिखेंगे, और दूसरी तरफ उसका पैथोजन जो है, कौन से पैथोजन के द्वारा या कौन से फंगल पैथोजन के द्वारा वो डिजीज होती है, वो डिस्कस करेंगे। और इस तरफ हम देखेंगे पैथोजन। जैसे सबसे पहली डिजीज जो है यहां पर आती है डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ डिजीज जो है ये पाइथियम के द्वारा कॉज की जाती है। पाइथियम की एक स्पीसीज है जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है, पाइथियम डीबेरियनम। तो इसके द्वारा ये डिजीज कॉज की जाती है। उसी तरह से मस्टर्ड के अंदर एक डिजीज होती है व्हाइट रस्ट। तो व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, तो मस्टर्ड जो है ये क्रूसीफेरी फैमिली का मेंबर है, जिसका बॉटनिकल नेम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। तो इसमें व्हाइट रस्ट डिजीज जो है ये एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा कॉज की जाती है। तो एल्बुगो एंड पाइथियम ये दोनों के दोनों ही ऊमाइसिटीज क्लास से बिलोंग करते हैं। तो एल्बुगो की एक स्पीसीज है एल्बुगो कैंडिडा, इसके द्वारा व्हाइट रस्ट डिजीज कॉज की जाती है मस्टर्ड के अंदर। उसी तरह से एक डिजीज आती है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। व्हीट में रस्ट डिजीज होती है, तो उसमें से जो ब्लैक रस्ट है वो पक्सीनिया के द्वारा कॉज की जाती है। और पक्सीनिया की एक स्पीसीज है जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है, तो पक्सीनिया ग्रैमिनिस। और इसकी जो वैरायटी है वो ध्यान में रखनी है ट्रिटिसाई। तो पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई के द्वारा ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट कॉज किया जाता है। उसी तरह से व्हीट में ब्राउन रस्ट भी होता है। तो ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट ये भी पक्सीनिया के द्वारा ही कॉज किया जाता है, लेकिन उसकी स्पीसीज अलग होती है। तो ब्राउन रस्ट जो है ये पक्सीनिया की एक स्पीसीज होती है, पक्सीनिया रिकॉन्डेटा। तो पक्सीनिया रिकॉन्डेटा के द्वारा जो ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट है ये कॉज की जाती है। उसी तरह से एक टाइप की रस्ट और होती है व्हीट के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं येलो रस्ट, या इसको हल्दी रोग भी बोल देते हैं। तो येलो रस्ट ऑफ व्हीट ये कॉज की जाती है
पक्सीनिया की एक स्पीसीज के द्वारा, और वो स्पीसीज है पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। जो ब्लैक रस्ट है इसको स्टेम रस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें मेनली स्टेम जो है वो इफेक्ट होता है। ब्राउन रस्ट को लीफ रस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें लीफ जो है वो प्राइमरली इफेक्ट होती है। येलो रस्ट जो है इसको स्ट्राइप रस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें येलो कलर की स्ट्राइप्स जो है वो हमें लीफ के ऊपर देखने को मिलती हैं। तो 3 टाइप की रस्ट डिजीज हमें व्हीट के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद स्मट डिजीज की बात करते हैं, जो कि अस्टीलैगो के द्वारा कॉज की जाती है। तो इसमें सबसे पहले इसमें नाम आता है लूज स्मट ऑफ व्हीट। तो लूज स्मट ऑफ व्हीट जो है ये अस्टीलैगो की एक स्पीसीज होती है, अस्टीलैगो न्यूडा, और इसमें वैरायटी ध्यान में रखना है ट्रिटिसाई। तो इसके द्वारा लूज स्मट ऑफ व्हीट कॉज किया जाता है। उसी तरह से बार्ले में एक डिजीज होती है लूज स्मट ऑफ बार्ले। तो ये जो डिजीज है ये अस्टीलैगो के द्वारा ही कॉज की जाती है, लेकिन अस्टीलैगो की जो स्पीसीज है वो है अस्टीलैगो न्यूडा। अब इसमें वैरायटी नहीं लिखनी आपको। अस्टीलैगो न्यूडा के द्वारा लूज स्मट ऑफ बार्ले कॉज की जाती है। उसी तरह से बार्ले में ही एक कवर्ड स्मट भी होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले। कवर्ड स्मट भी अस्टीलैगो के द्वारा ही कॉज की जाती है। और अस्टीलैगो की एक स्पीसीज होती है अस्टीलैगो हॉर्डी। यहां पे हॉर्डी वर्ड हॉर्डम से आया है, क्योंकि बार्ले का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, हॉर्डम वुल्गेर है। तो अस्टीलैगो हॉर्डी स्पीसीज जो है ये रिस्पॉन्सिबल है कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले के लिए। उसी तरह से एक डिजीज और है इसमें, जिसको हम बोलते हैं स्मट ऑफ मेज। मेज के अंदर भी स्मट डिजीज होती है। तो मेज का जो स्मट है वो अस्टीलैगो के द्वारा कॉज किया जाता है, और अस्टीलैगो की एक स्पीसीज है अस्टीलैगो मेडिस। यहां पे मेडिस वर्ड कहां से आया है, जो मेज है उसका बॉटनिकल नेम है जिया मेज, तो मेज से क्या बन गया, मेडिस बन गया। तो अस्टीलैगो मेडिस के द्वारा स्मट डिजीज कॉज की जाती है मेज के अंदर। नेक्स्ट प्लांट डिजीज है रेड रॉट ऑफ सुगर केन। तो सुगर केन में रेड रॉट नाम की डिजीज होती है, जो किसके द्वारा कॉज की जाती है, तो ड्यूटीरोमाइसिटीज का एक मेंबर होता है जिसको हम बोलते हैं क्लेटोट्राइकम। तो क्लेटोट्राइकम के द्वारा ये डिजीज जो है वो कॉज की जाती है, जिसमें जो शुगर केन का स्टेम होता है उसमें वो अंदर से क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। नेक्स्ट प्लांट डिजीज इसमें आती है टिक्का डिजीज, जो कि ग्राउंडनट में हमें देखने को मिलती है। और टिक्का डिजीज जो है ये भी ड्यूटीरोमाइसिटीज के एक मेंबर के द्वारा होती है। और उसका नाम है सर्कोस्पोरा। तो सर्कोस्पोरा की एक स्पीसीज होती है सर्कोस्पोरा एरेचिडिकोला। तो एरेचिडिकोला इसकी स्पीसीज के द्वारा ये डिजीज कॉज की जाती है। यहां पे जो एरेचिडिकोला वर्ड है ये कहां से आया है, एरेकिस से आया है। ग्राउंडनट का बॉटनिकल नेम होता है एरेकिस हाइपोजिया।
तो एरेकिस से बन गया अरेचिडी कोला, तो इसके द्वारा टिक्का डिजीज कॉज की जाती है। इसके अलावा जो पोटैटो है उसमें ब्लाइट होती है, तो दो तरह की ब्लाइट हमें पोटैटो के अंदर देखने को मिलती है, अर्ली ब्लाइट एंड लेट ब्लाइट। सबसे पहले अगर अपने बात करें अर्ली ब्लाइट की, तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये भी ड्यूटेरोमाइसिटीज के एक मेंबर के द्वारा होती है, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेरिया, और इसकी स्पीसीज होती है सोलेनाई। तो अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा ये डिजीज होती है। यहां पे सोलेनाई स्पीसीज है। पोटैटो का बॉटनिकल नेम क्या होता है? सोलेनम। तो सोलेनम से बन गया सोलेनाई। सोलेनम ट्यूबरोसम जो है बॉटनिकल नेम है पोटैटो का। नेक्स्ट जो पोटैटो की स्पीसीज है वो है लेट ब्लाइट। तो पोटैटो का जो लेट ब्लाइट है ये एक दूसरे फंगस के द्वारा कॉज किया जाता है, और उसका नाम आपको ध्यान में रखना है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोफथोरा। तो इसकी इन्फेस्टेंस स्पीसीज है जिसके द्वारा लेट ब्लाइट कॉज की जाती है पोटैटो में। इसके अलावा एक डिजीज आती है जो कि राई एंड बाजरा के अंदर होती है, और उस डिजीज को हम लोग बोलते हैं अर्गट डिजीज। तो अर्गट डिजीज हमें राई एंड बाजरा यानी कि पर्ल मिलेट के अंदर देखने को मिलती है। तो अर्गट डिजीज ऑफ बाजरा एंड राई। तो ये हमें, अगर इसके पैथोजन की बात करें तो पैथोजन इसका है क्लेविसेप्स परपूरिया। तो क्लेविसेप्स के द्वारा यह डिजीज होती है। इसके अलावा बाजरा में एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रीन ईयर डिजीज, जिसमें उसकी ईयर के अंदर ग्रेन्स का फॉर्मेशन नहीं होता, वो बुशी ग्रीन थ्रेड्स का फॉर्मेशन करती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। तो ये कॉज की जाती है एक फंगस के द्वारा जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। तो ग्रामिनिकोला इसकी स्पीसीज है स्क्लेरोस्पोरा की, जिसके द्वारा बाजरा में ग्रीन ईयर डिजीज कॉज की जाती है। इसके अलावा एक डिजीज और है जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट। तो व्हीट के अंदर पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज भी होती है जो कॉज की जाती है एरिसाइफी के द्वारा। तो पैथोजन है एरिसाइफी, और इसकी एक स्पीसीज का नाम ध्यान में रखना है ग्रामिनिकोलम। तो एरिसाइफी ग्रामिनिकोलम के द्वारा पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज कॉज की जाती है व्हीट के अंदर। इस तरह से ये 16 प्लांट डिजीज है जो फंजाई के द्वारा कॉज की जाती हैं। और भी बहुत सारी डिजीज हैं, लेकिन इन 16 के आपको नाम ध्यान में रखने हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ एनिमल्स के अंदर भी डिजीज हैं जो फंजाई के द्वारा कॉज की जाती हैं। अब उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली ऐसी डिजीज जो ह्यूमंस के अंदर होती हैं, और दूसरी ऐसी डिजीजेस जो कैटल्स के अंदर होती हैं। तो दूसरा हम इसमें बात करेंगे एनिमल डिजीजेस की। तो एनिमल डिजीजेस को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है।
सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन डिजीजेस की। तो ह्यूमंस के अंदर कुछ डिजीजेस हैं जो फंजाई के द्वारा कॉज की जाती हैं। उसमें सबसे पहली डिजीज का नाम आता है एस्परजिलोसिस। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, एस्परजिलस के द्वारा कॉज की जाएगी। तो एस्परजिलोसिस नाम की जो डिजीज है ये कॉज की जाती है एस्परजिलस के द्वारा, और एस्परजिलस की एक स्पीसीज होती है एस्परजिलस नाइगर। तो इसके द्वारा ये डिजीज कॉज की जाती है। उसी तरह से एक डिजीज आती है मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस जो डिजीज है ये कॉज की जाती है क्रिप्टोकोकस नाम के फंगस के द्वारा, और क्रिप्टोकोकस की एक स्पीसीज होती है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। तो इसके द्वारा ये डिजीज कॉज की जाती है। इसके अलावा एक डिजीज और है इसमें, ब्लास्टोमाइकोसिस। तो ये एक स्किन डिजीज है ब्लास्टोमाइकोसिस, जो कि एक फंगस के द्वारा कॉज की जाती है, जिसको हम नाम देते हैं ब्लास्टोमाइसीज। तो ब्लास्टोमाइसीज डर्मिटिस के द्वारा यह डिजीज कॉज की जाती है। इसके अलावा दो डिजीजेस और हैं जो ह्यूमंस के अंदर होती हैं और फंजाई के द्वारा कॉज की जाती हैं। तो इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। एक है यूरिथ्राइटिस और दूसरी डिजीज है मोनिलियसिस। तो ये दोनों की दोनों डिजीज एक ही फंगस के द्वारा कॉज की जाती हैं, और उस फंगस का नाम है कैंडिडा एल्बिकेंस। तो कैंडिडा एल्बिकेंस के द्वारा यह डिजीज कॉज की जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कैटल डिजीजेस की। तो कैटल्स के अंदर भी कुछ डिजीजेस हैं जो कि कॉज की जाती हैं फंजाई के द्वारा। कौन कौन सी डिजीज है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड नंबर पे हम देखते हैं कैटल डिजीजेस। तो इसमें सबसे पहले जो कैटल डिजीज का नाम आता है वो है एथलीट फुट। तो एथलीट फुट जो डिजीज है ये कॉज की जाती है टीनिया रूब्रम के द्वारा। तो टीनिया रूब्रम इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। उसी तरह से एक डिजीज इसमें होती है रिंग वर्म। ये डिजीज एक फंगस के द्वारा कॉज की जाती है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकोफाइटोन। तो ट्राइकोफाइटोन के द्वारा रिंग वर्म डिजीज कॉज की जाती है कैटल्स में। उसी तरह से एक डिजीज होती है पेनिसिलोसिस, जो कि पेनिसिलियम के द्वारा कॉज की जाती है। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पेनिसिलोसिस। तो पेनिसिलोसिस जो डिजीज है ये पेनिसिलियम के द्वारा कॉज की जाती है। उसी तरह से एक डिजीज होती है एस्परजिलोसिस। अब ये एस्परजिलोसिस ह्यूमंस में भी होती है और कैटल्स में भी होती है। तो एस्परजिलोसिस जो डिजीज है ये एस्परजिलस के द्वारा कॉज की जाती है। आपको नाम ध्यान में रखना है एस्परजिलस का। उसी तरह से एक डिजीज आती है म्यूकोमाइकोसिस।
तो म्यूकोमाइकोसिस जो डिजीज है ये म्यूकर एंड राइजोपस के द्वारा कॉज की जाती है। तो इन दोनों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। तो एक तो है म्यूकर और दूसरा है राइजोपस। नेक्स्ट हार्मफुल एक्टिविटी आती है फूड डिस्ट्रक्शन। तो जो फंजाई हैं वो फूड को भी डिस्ट्रक्ट कर देते हैं या खराब कर देते हैं। तो फूड डिस्ट्रक्शन की अगर अपने बात करें तो जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसी तरह से ब्रेड है, या उसी तरह से अपने बात कर सकते हैं बटर की, या मीट है। तो कई टाइप का फूड होता है। अगर फंगस ग्रो करता है इस फूड के अंदर तो जो फूड है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है या खराब हो जाता है। तो इसके अंदर फूड डिस्ट्रक्शन के अंदर जैसे अपने बात करें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को कौन खराब करता है? तो पेनिसिलियम की एक स्पीसीज आती है जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को पेनिसिलियम डिजिटेटम के द्वारा खराब किया जाता है। उसी तरह से जो ब्रेड है, ब्रेड को खराब किया जाता है म्यूकर के द्वारा। तो म्यूकर की एक स्पीसीज होती है म्यूकर म्यूसिडो। तो म्यूकर म्यूसिडो के द्वारा ब्रेड को खराब कर दिया जाता है। उसी तरह से जो बटर है, मिल्क है, तो बटर और मिल्क को कौन खराब करता है? एस्परजिलस। तो एस्परजिलस के द्वारा इसको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो हार्मफुल एक्टिविटी है वो आती है ट्रॉपिकल डिस्ट्रक्शन। तो ट्रॉपिकल डिस्ट्रक्शन की अगर अपने बात करें तो इसमें जैसे लेदर है, उसी तरह से पेपर है या क्लॉथ है, तो ये इनका भी डिस्ट्रक्शन होता है फंजाई के द्वारा। इसको ट्रॉपिकल डिस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है। तो 3 मेन फंगस हैं जो ट्रॉपिकल डिस्ट्रक्शन करते हैं, जिसमें पेनिसिलियम, एस्परजिलस और उसके साथ साथ अल्टरनेरिया। इन तीनों फंजाई के द्वारा ट्रॉपिकल डिस्ट्रक्शन किया जाता है। तो इसमें 3 फंजाई के नाम आपको ध्यान में रखने हैं जिसकी डिफरेंट स्पीसीज ट्रॉपिकल डिस्ट्रक्शन करती हैं, जिसमें पहला है पेनिसिलियम, दूसरा इसमें है एस्परजिलस, और तीसरा फंगस जो है वो है अल्टरनेरिया। तो इन तीनों फंजाई की जो डिफरेंट स्पीसीज होती हैं वो डिस्ट्रक्शन करती हैं क्लॉथ्स का, इसके अलावा पेपर को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं ये, और साथ में ये लेदर को भी डिस्ट्रॉय करती हैं। नेक्स्ट हार्मफुल एक्टिविटी है वुड डिस्ट्रक्शन। तो घरों में या ऑफिस के अंदर जो हम वुड फर्नीचर यूज करते हैं उसको फंगस के द्वारा खराब किया जा सकता है। बेसिडियोमाइसिटीज के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो वुड का डिस्ट्रक्शन करते हैं। नॉर्मली हम वुड किसको मानते हैं? जो सेकेंडरी जाइलम है उसको अपने वुड माना जाता है। तो यहाँ पे एक टर्म आई है वुड, तो वुड अपने किसको बोलेंगे? सेकेंडरी जाइलम को बोलेंगे। तो नॉर्मली बेसिडियोमाइसिटीज के कुछ मेंबर्स हैं जो वुड का डिस्ट्रक्शन करते हैं, जिसमें एक का नाम आपको ध्यान में रखना है जो काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें
पॉलीपोरस नाम का जो फंगस है वो वुड डिस्ट्रक्शन करता है। अब पॉलीपोरस जो है ये काफी इंपॉर्टेंट फंगस है। अगर इसके नेचर की बात करें तो ये एपिजाइलिक होता है। एपी का मतलब होता है अपॉन, जाइलिक का मतलब होता है जाइलम। तो जो सेकेंडरी जाइलम है यानी कि वुड है उसके ऊपर ये ग्रो करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एपिजाइलिक। और साथ में इसका नेचर कैसा होता है, लिग्नोकोलस। अब यहां पे लिग्नो वर्ड जो है लिग्निन से आया है, क्योंकि जो सेकेंडरी जाइलम है उसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है सेकेंडरी सेल वॉल पर। तो इसका मतलब लिग्निन के ऊपर ये जो फंगस है वो ग्रो कर रहा है, इसलिए इसका नेचर कैसा हो जाएगा, लिग्नोकोलस हो जाएगा। अगर इसकी कॉमन नेम की बात करें तो मेनली दो कॉमन नेम्स हैं इसके। इसको शेल्फ फंगस भी बोलते हैं या शेल्फ फंजाई, या फिर इसको ब्रैकेट फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले इसको बोलते हैं शेल्फ फंजाई। ऐसा क्यों बोला जाता है इसकी अभी अपने बात करते हैं। दूसरा इसका नाम है ब्रैकेट फंजाई। तो जो पॉलीपोरस है इसके जो बेसिडियोकार्प्स हैं वो ब्रैकेट शेप्ड या शेल्फ लाइक होते हैं। इस वजह से इस फंजाई का जो कॉमन नेम है वो है शेल्फ फंजाई या ब्रैकेट फंजाई। तो ये जो पॉलीपोरस है ये मल्टीपल पोर्स कर देता है। जो वुड होगी या सेकेंडरी जाइलम होगा उसके ऊपर ये मल्टीपल पोर्स कर देता है जब ये वुड का डिस्ट्रक्शन करता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पॉलीपोरस। नेक्स्ट जो हार्मफुल एक्टिविटी है वो है मशरूम पॉइजनिंग। तो कुछ मशरूम्स ऐसे भी हैं जो पॉइजनस होती हैं, इसका मतलब वो नॉन एडिबल होती हैं। तो अगर ऐसी मशरूम्स को खाया जाए तो फूड पॉइजनिंग क्रिएट करती हैं। तो मशरूम पॉइजनिंग एक तरह की फूड पॉइजनिंग है। तो इसलिए जब भी किसी मशरूम को खाया जाता है तो स्पीसीज को देखकर ही खाया जाता है, अदरवाइज फूड पॉइजनिंग हो जाती है और कई बार इससे डेथ भी हो जाती है। तो इतनी खतरनाक होती है ये। ऐसी मशरूम्स जो पॉइजनस होती हैं उनके लिए एक टर्म यूज की जाती है, टॉडस्टूल्स। तो पॉइजनस मशरूम्स को टॉडस्टूल्स कहा जाता है। अब टॉडस्टूल क्यों बोलते हैं इसको, जो टॉड है ये एक एम्फीबियन होता है, जैसे फ्रॉग है उसी तरह से टॉड भी होता है। तो टॉड का जो स्टूल है वो काफी पॉइजनस होता है और ये जो मशरूम्स हैं ये भी काफी क्या है, पॉइजनस है। तो उसके साथ सिमिलरिटी शो होने की वजह से इसको टॉड स्टूल कहा जाता है। अब ऐसी कौन कौन सी मशरूम्स हैं जो पॉइजनस होती हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। उसकी जो दो स्पीसीज हैं वो पॉइजनस होती हैं। तो उसमें एग्जांपल्स की अगर अपने बात करें तो दो एग्जांपल्स इसमें आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला इसमें आता है एमेनिटा और इसकी स्पीसीज है फेलोइडीज। तो एमेनिटा फेलोइडीज जो है इसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं डेथ कैप, या फिर इसको बोला जाता है डेथ चेयर। तो इसको डेथ कैप भी बोलते हैं या डेथ चेयर भी बोलते हैं। तो ये पॉइजनस मशरूम है जो फूड पॉइजनिंग क्रिएट करती है। इसके अलावा एमेनिटा की ही एक स्पीसीज है जिसको हम बोलते हैं एमेनिटा सीजेरिया। जो सीजेरिया वर्ड है ये सीजर से आया है, इसको सीजर मशरूम बोला जाता है। तो इसका जो कॉमन नेम है वो है सीजर मशरूम। तो इस तरह से ये दो एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं मशरूम पॉइजनिंग के अंदर। तो ये एक हार्मफुल इफेक्ट है
फंजाई का। नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट आता है एलर्जी। तो फंजाई के जो स्पोर्स होते हैं या फंगल स्पोर्स जो हैं वो एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमेशा ही, और कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनमें इन स्पोर्स से एलर्जी होती है जिनको, और उसको अपने बोल देते हैं हे फीवर एलर्जी। तो हे फीवर नाम की जो एलर्जी है वो फंगल स्पोर्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। तो यहां पे फंगल स्पोर्स हैं, ये फंगल स्पोर्स कहां पे होते हैं? एयर के अंदर होते हैं। जो एटमॉस्फेयर में एयर है उसके अंदर ये फंगल स्पोर्स होंगे, और ये फंगल स्पोर्स क्या करते हैं? एक एलर्जी उत्पन्न करते हैं जिसको अपने बोलते हैं हे फीवर। तो हे फीवर टाइप की जो एलर्जी है वो कॉज की जाती है फंगल स्पोर्स के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोर्डेक्स मिक्सचर की। तो बोर्डेक्स मिक्सचर क्या है? एक कॉमन फंजीसाइड है। कॉमन फंजीसाइड का मतलब ये है कि जितने भी प्लांट डिजीजेस फंजाई के द्वारा होते हैं उन सभी को कंट्रोल करने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि उन सभी के ट्रीटमेंट के लिए हम बोर्डेक्स मिक्सचर का यूज करते हैं। अब बोर्डेक्स मिक्सचर में जो मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है कॉपर सल्फेट। उसके साथ साथ हम लोग बर्न्ट लाइम को भी ऐड करते हैं, और साथ में ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हम लोग वाटर मिक्स करते हैं। तो इस तरह से एक मिक्सचर रेडी होता है जिसको बोर्डेक्स मिक्सचर के नाम से जाना जाता है। तो बोर्डेक्स मिक्सचर की हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या है? एक कॉमन फंजीसाइड है। कॉमन का मतलब जितनी भी फंगल डिजीज प्लांट के अंदर होती हैं उन सभी के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग बोर्डेक्स मिक्सचर का यूज कर सकते हैं। तो कॉमन फंजीसाइड है, इसका मतलब ये कंट्रोल करता है, या हम कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट किया जा सकता है ऑल फंगल डिजीजेस को, फंगल प्लांट डिजीजेस जो होती हैं उनको हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके प्रिपरेशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन आपको ध्यान में रखना है। तो मेनली 3 मेजर कंपोनेंट्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला इसमें आता है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का एक सब्सटेंस होता है, एक केमिकल होता है, और इसके आपको 4 पार्ट्स यूज करने हैं। तो 4 पार्ट्स कॉपर सल्फेट यूज करोगे। दूसरा जो कंपोनेंट इसके अंदर होता है वो है बर्न्ट लाइम, और बर्न्ट लाइम को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से भी लिखते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड, और इसके भी हमें क्या करना है? 4 पार्ट्स लेने हैं। और थर्ड जो मेजर कंपोनेंट आता है इसमें, जो सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर यूज किया जाता है, वो है वाटर, जो नॉर्मल वाटर है अपना। और वाटर हमें कितना लेना है? 50 पार्ट्स लेना है। तो 50 पार्ट्स आपको वाटर के लेने हैं, और इन तीनों कंपोनेंट्स को मिक्स कर देते हैं। तो इस तरह से जो बोर्डेक्स मिक्सचर है वो रेडी हो जाता है। अब अपने बात करते हैं कि प्लांट के अंदर जो डिजीजेस होती हैं वो किसी पर्टिकुलर प्लांट ऑर्गन के ऊपर ही अफेक्ट करती हैं या फिर पूरे की पूरी प्लांट बॉडी को अफेक्ट करती हैं। इस बेस पर जो डिजीजेस हैं प्लांट्स के अंदर उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम। पहले आती है लोकलाइज्ड डिजीज। लोकल वर्ड से लोकलाइज्ड बन गया है, तो इसका मतलब प्लांट का कोई एक ऑर्गन ही इससे अफेक्ट होगा, जैसे रूट हो सकती है, या स्टेम, या लीफ, या फ्लावर हो सकता है, या फ्रूट अफेक्ट हो सकता है, उसको लोकलाइज्ड डिजीज बोलते हैं। दूसरी होती है सिस्टेमिक डिजीज। सिस्टेमिक का मतलब अगर होल प्लांट बॉडी यानी प्लांट का हर एक ऑर्गन जो है वो डिजीज से अफेक्ट हो तो उसको अपने बोलते हैं सिस्टेमिक डिजीज। तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे प्लांट्स के अंदर होने वाली डिजीजेस की। तो इसको 2 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं।
पहले टाइप की डिजीज कहलाती है लोकलाइज्ड डिजीज, जिसमें प्लांट का कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन ही अफेक्ट होता है। और दूसरे टाइप की कहलाती है सिस्टेमिक डिजीजेस, जिसमें होल प्लांट बॉडी जो है या हर एक ऑर्गन जो है प्लांट बॉडी का वो अफेक्ट होता है। तो लोकलाइज्ड डिजीज हम उसको बोलेंगे जिसमें एक पर्टिकुलर प्लांट ऑर्गन ही अफेक्टेड होता है। तो ये पर्टिकुलर प्लांट ऑर्गन के ऊपर होने वाली डिजीज है। पर्टिकुलर प्लांट पार्ट अफेक्ट होता है। जबकि सिस्टेमिक डिजीज की बात करें तो इसमें जो होल प्लांट बॉडी है वो अफेक्टेड होती है डिजीज के द्वारा। तो इसको अपने बोल देते हैं सिस्टेमिक डिजीज। तो यहां पर लोकलाइज्ड डिजीज की अगर अपने बात करें तो जो प्लांट ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो इसमें रूट है, इसके अलावा स्टेम और थर्ड है लीफ। ये प्राइमरी प्लांट ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी भी आते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन करता है वो तो फ्लावर्स बन जाते हैं। तो फ्लावर्स के बाद फिर क्या बनेंगे? फ्रूट्स बनेंगे। तो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को हम लोग सेकेंडरी ऑर्गन्स मानते हैं, सेकेंडरी प्लांट ऑर्गन्स मानते हैं। तो अब इसमें लोकलाइज्ड डिजीज के अंदर इनमें से केवल एक ही जो ऑर्गन है वो अफेक्ट होगा। तो इसलिए रूट और स्टेम और लीफ और फ्लावर और फ्रूट, तो ऐसी जो डिजीज है वो लोकलाइज्ड डिजीज कहलाती है। सिस्टेमिक डिजीज की बात करें तो इसमें जो होल प्लांट बॉडी है वो अफेक्ट होती है। तो इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? जिसमें रूट है, इसके अलावा स्टेम है, इसके अलावा लीफ है। ये प्राइमरी प्लांट ऑर्गन्स कहलाते हैं। और सेकेंडरी के अंदर इसमें आ जाते हैं फ्लावर्स और साथ में आ जाता है फ्रूट्स। तो अब यहां पे होल प्लांट बॉडी अफेक्ट हो रही है, इसका मतलब कौन कौन से प्लांट ऑर्गन्स अफेक्ट होंगे? रूट एंड स्टेम एंड लीफ एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो इसका मतलब कोई भी प्लांट ऑर्गन बचा नहीं है, पूरे की पूरे जो प्लांट बॉडी है वो सिस्टेमिक डिजीज के अंदर अफेक्टेड होती है। अब जो डिजीज है वो कितना एरिया कवर कर रही है? छोटे एरिया में फैली हुई है या फिर बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है? इस बेस पर जो डिजीज है इसको तीन टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं: एंडेमिक डिजीज, एपिडेमिक डिजीज एंड स्पोरेडिक डिजीज। सबसे पहले बात करते हैं एंडेमिक डिजीज की। तो अगर एक छोटे से पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही डिजीज फैली हुई है, बाकी का जो एरिया है वो इस डिजीज से बिल्कुल फ्री है, तो ऐसी डिजीज को हम एंडेमिक डिजीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही सीमित होती है। उसी तरह से दूसरी जो टाइप है वो है एपिडेमिक डिजीज। तो एपिडेमिक डिजीज जो है वो लार्ज एरिया को कवर करती है या लार्ज एरिया में फैली हुई होती है। हो सकता है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में ही ये डिजीज फैली हुई हो, तो ऐसी डिजीज एपिडेमिक कहलाती है। तीसरी है स्पोरेडिक डिजीज। स्पोरेडिक डिजीज ऐसी डिजीज होती है जो कभी कभी फैलती है, और जब ये फैलती है तो एपिडेमिक बन जाती है। तो इस तरह से तीन टाइप्स की डिजीजेस होती हैं बेस्ड अपॉन स्प्रेडिंग। तो सबसे पहले एंडेमिक की हम लोग बात करें तो एंडेमिक, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में डिजीज फैली हुई है तो उसको अपने एंडेमिक डिजीज बोलते हैं। तो पर्टिकुलर एरिया। जबकि डिजीज अगर लार्ज एरिया में फैली हुई है तो उसको एपिडेमिक डिजीज बोलते हैं। तो लार्ज एरिया, ये एरिया जो है वो पूरा स्टेट हो सकता है या पूरी कंट्री हो सकती है, या फिर कई बार क्या होता है पूरा वर्ल्ड भी हो सकता है। तो होल वर्ल्ड। और तीसरा स्पोरेडिक डिजीज। स्पोरेडिक के अंदर क्या होता है? समटाइम्स, कभी कभी ये फैलती है और ये
एपिडेमिक बन जाती है, समटाइम्स बिकॉम्स एपिडेमिक। तो ऐसी जो डिजीज है वो स्पोरेडिक डिजीज कहलाती है। एग्जाम्पल्स की अगर अपने बात करें तो जो एपिडेमिक डिजीज है, इसका एक एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पोटैटो के अंदर अर्ली ब्लाइट डिजीज होती है जो अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा कॉज की जाती है। ये एक एंडेमिक डिजीज है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही अफेक्ट करती है क्रॉप को। स्पोरेडिक डिजीज की बात करें तो इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, जैसे ग्रीनियर डिजीज ऑफ बाजरा। ये नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलती है, कभी कभी ये होती है, और जब ये फैलती है तो ये एपिडेमिक बन जाती है। तो एग्जाम्पल इसमें ध्यान में रखना है आपको, ग्रीनियर डिजीज ऑफ बाजरा। एपिडेमिक की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी रिसेंट में ही एक एपिडेमिक डिजीज फैली थी, हालांकि वो ह्यूमन से रिलेटेड थी, जिसको हमने नाम दिया था कोरोना। तो कोरोना जो डिजीज है ये एपिडेमिक डिजीज का एग्जाम्पल है। उसके बाद एक टर्म आती है प्लांट क्वारंटीन। तो ये प्लांट क्वारंटीन क्या होता है? क्वारंटीन का मतलब होता है सेपरेट करना कुछ टाइम के लिए, या क्वारंटाइन बोल देते हैं इसको। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई प्लांट प्रोडक्ट ले जाया जाता है, या फिर अदर कंट्रीज से कोई प्लांट प्रोडक्ट अपनी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर एंटर करता है, तो हो सकता है कि उस प्लांट प्रोडक्ट के अंदर कोई नई डिजीज का स्पोर हो, या हो सकता है कोई ऐसा पेस्ट हो, इंसेक्ट पेस्ट, जो इंडिया में ना हो और बाहर वाली जो कंट्री है वहां पे वो प्रेजेंट हो। तो हमारी इंडिया के अंदर वो स्प्रेड हो सकता है, या जो डिजीज है वो स्प्रेड हो सकती है। तो इसको रोकने के लिए फिर क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं। उन क्वारंटीन सेंटर्स में आता है, सबसे पहले जो प्रोडक्ट है वो बाहर से आएगा, वो उन क्वारंटीन सेंटर्स में आएगा, वहां पर उसकी जांच की जाएगी और ये देखा जाएगा कि कोई ऐसा इंसेक्ट पेस्ट या कोई उसके एग्स या फिर कोई ऐसा फंगल स्पोर तो नहीं है जो यहाँ पे क्रॉप्स को अफेक्ट करे। अगर ऐसा होता है तो उस प्लांट प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उस प्लांट प्रोडक्ट को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कंट्री के अंदर, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। तो ये जो प्रोसेस है वो प्लांट क्वारंटीन कहलाता है। और इसके लिए सबसे पहले 1914 में एक एक्ट बना था जिसको DIP एक्ट बोलते हैं। तो DIP एक्ट जो है ये प्लांट क्वारंटीन से रिलेटेड है। ये बना था 1914 के अंदर। और डिप जो है इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स। तो ये प्लांट क्वारंटीन से रिलेटेड एक्ट है जो 1914 में बनाया गया था। और इस एक्ट के बनने के बाद डिफरेंट प्लांट क्वारंटीन सेंटर्स जो थे वो इंडिया में अलग अलग स्टेट्स के अंदर एस्टैब्लिश किए गए,